नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज से मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करूंगा। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के होंगे, जो आगे आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बेहतरीन सफलता दिलाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो जो टीचर सबसे प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह अपने बच्चे का अनुभाग बदल दे। ऑप्शन नंबर 2, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। अभिभावक को जो है वो शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन 2 एकदम सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 ये जीन पियाजे से संबंधित है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो तार्किक रूप से चिंतन आरंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला चलेंगे चौथे नंबर पर। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध बढ़ाने की तकनीक से? तो मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। पांचवा प्रश्न पर चलेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना? तो बालक को हम कैसे सिखाएंगे प्राथमिक स्तर पर? तो उसकी क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धति प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी ऑप्शन परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, और डी ऑप्शन अच्छा शिक्षक के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो हम बात करेंगे बालक में सृजनात्मकता का पोषण करना, तो ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के हम क्या है अवसर उपलब्ध कराएंगे। जब बच्चा अवसर पाएगा तो खुद ना खुद वो क्रिएटिविटी दिखाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त लिखा है क्वेश्चन में, तो अमूर्त जहां पर दिखे तो समझ जाइए कि औपचारिक अवस्था सही होगी। अमूर्त लिखा है क्वेश्चन में तो अमूर्त में समझ जाइए कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मूर्त होता अगर अमूर्त ना होता, मूर्त होता तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। क्या ज़्यादा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से
सीखना समृद्ध हो सकता है? कतई समृद्ध नहीं हो सकता। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, व्याख्यान से बालक कभी नहीं समझ पाएगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ऐसा कोई रीजन नहीं है। बालक को अगर सिखाना है तो डी ऑप्शन बता रहा है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से क्या करें, अंतः क्रिया से सीखें। और यही ऑप्शन एकदम सही है। जब बालक अंतः क्रिया से सीखेगा और वास्तविक चीज़ों से मिलते हुए तुरंत याद कर लेगा। इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुख होता है, बिल्कुल सही। बिना लक्ष्य के हम कभी कोई सीख ही नहीं सकते। अनादिगम भी एक सीखने का प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, एकमात्र नहीं हो सकता। बालक हर जगह से सीखता रहता है, एकमात्र शैक्षिक संस्थान से ही नहीं, हम बालक हर जगह से सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलेंगे। पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों करने में सहायता की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। के साथ दूसरा ऑप्शन चलेंगे, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। जहां सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए और उन्हें श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए तो यही ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये बालक के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तर्क से संबंधित नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे बेहतर तरीके से अगर हम संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने की बात करें तो विद्यालय एवं कक्षा का जो वातावरण है वही सबसे अच्छा होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। या जब हम शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये तो सही नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, जब बालक क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और वो बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो समझ जाइए कि बालक जिज्ञासु प्रकृति का है और वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का आधार माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो सही होगा वो बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। बी फॉर बॉम्बे एकदम सही जवाब होगा। इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, इसमें पूछा गया है, नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, भी बिल्कुल सही जवाब है। अमूर्त थिंकिंग यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है वो जो नए परिवेश में, तो यह कुछ सही है, सी ऑप्शन भी इसका सही है। डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए ये समझदार बच्चे के लक्षण नहीं है कि जो जल्दी से लंबे निबंधों को तुरंत रट ले, वो बुद्धिमान बालक के उदाहरण नहीं है। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब होगा और हमें वही ढूंढना था कि जो सही नहीं है। तो डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो आप सबको पता है कि बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे का कथन है जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे 16 नंबर पर। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा कतई नहीं है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं, घर तो सबको पसंद होता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसके विचारों को विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इसलिए सी फॉर चेन्नई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध खाता है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र? तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो या माध्यमिक या उच्च स्तर पर हो, हर जगह शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे वे बालक के विभिन्न एक्टिविटियों के बारे में जानकारी रखता है। इसलिए इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए
को नए अधिगम से अलग करती है, ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा से हम बालकों को में रुचि का विकास किया जा सकता है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो NCTE आपने सुना होगा, NCTE जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है उसका जो मूल ध्येय वाक्य है वो यही है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से विकास के वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है। इसी क्रम में चलेंगे 21 नंबर पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि का नियम, तो सीखने की तत्परता का नियम या सीखने की सादृश्यता का नियम। तो एक बच्चा जो अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई अनुक्रिया करता है वो सीखने का सादृश्यता नियम कहलाता है। जैसे कभी बालक ने उड़ती हुई चिड़िया को देखा होगा, तो अगर कोई दूसरी भी चिड़िया उड़ती हुई दिख रही है, उड़ती हुई चीज़ कुछ भी आकाश में दिख रहा है, तो बालक यही कहेगा कि ये चिड़िया ही उड़ रही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दूसरों के साथ जो झगड़ना है यह प्रतिभाशाली होने का संकेत कतई नहीं है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको भी अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है हमारी वो यही कहती है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही सभी बच्चों को जो मान लीजिए डाइवर्टेड हैं या दिव्यांग हैं या श्रवण बाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं, कैसे भी हैं, डिसेबिलिटी है उनके अंदर, तो उनको भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उपलब्ध और साथ में ही शिक्षा देना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की अवधारणा व्यक्त करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना या प्रतिपुष्टि फीडबैक देने की तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। तो हमें तुलना तो करना नहीं है, विद्यार्थी बुद्धिमान या उसे उपाधि देना नहीं है। तो रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, यानी कि अधिगम में अशक्तता है। अगर अधिगम में अशक्तता की बात की जाए तो अधिगम में अशक्तता की बात सबसे पहले सैमुअल क्रिक महोदय ने की थी। और डिसलेक्सिया ले निकल रहा है, यानी कि पढ़ने से संबंधित है, इसलिए एक पठन विकार है। क्वेश्चन नंबर 25 को बी ऑप्शन एकदम सही होगा। इसी क्रम में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कह रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। तो इस प्रश्न का तो बिल्कुल सीधा सही सरल जवाब है कि अगर हम बालक के माता पिता उसके कार्य में आगे होंगे तभी बालक सीख पाएगा, तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। 26 का ए ऑप्शन एकदम सही होगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। तो 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर अब हम चलेंगे। तो इसी क्रम में सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो मैं आपको बता दूं कि अंतःदृष्टि सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। और गेस्टाल्टवाद जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णता या समग्रवाद रूप से। तो जो सीखने के अंतर सिद्धांत को बढ़ावा दिया था उसमें कुर्ट लेविन, कोपका, कोहलर, वर्दीमर कई लोग शामिल हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों को अपने समवयस्क
साथियों के समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो समवयस्क साथियों के जो सक्रिय सदस्य की भावना आएगी वो किशोरावस्था में आएगी। तो डी फॉर डेनमार्क इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो जो बच्चों के बौद्धिक विकास की अगर बात जहाँ भी आए तो आप समझ जाइए कि स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का ये कथन है। अगर नहीं तो समझ जाइए कि ये कोहल वर्ग का कथन है। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो कि आगे आने वाले समस्त एग्जाम में आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। इसी क्रम में हम आपको कल फिर 30 के आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, इसी तरह की वीडियो आप आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।